नमस्कार। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम एक प्रश्न पर चर्चा कर रहे हैं। मुझे कई लोगों ने प्रश्न किया था कि कुंडली बेहतर है या हस्तरेखा। मैं आपको निश्चित रूप से निस्संदेह ये कहना चाहूँगा कि दोनों में कोई बड़ा अंतर नहीं है। आप किसी को भी देख सकते हैं। आप चाहें तो आप कुंडली देख सकते हैं, आप चाहें तो आप हस्तरेखा से अपना भविष्य देख सकते हैं। लेकिन दोनों में अंतर क्या है? या कहीं कोई विशेषता है दोनों में? कुंडली बेहतर विषय माना जाता है टाइम एक्यूरेसी के मामले में। ज्यादा बेहतर तरीके से आप समय को बता सकते हैं कि इतने समय बाद ऐसा होगा, जबकि हस्तरेखा में समय हमेशा एक संदेहास्पद स्थिति में रहता है। लगभग इतने महीने बाद, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद आप समय एक्यूरेट नहीं बता पाते। हो सकता है कुछ विद्वान बता लेते हो, लेकिन आमतौर पर सभी के बस का बात नहीं है। एक तो ये, दूसरा हाथ में क्या रहता है कि हाथ की रेखाएं समयानुसार बदलती रहती है, जिन्हें बार बार देखना होता है, जबकि ग्रहों की गोचर कैसे होगा इसे पहले से ही देखा जा सकता है। तो इस स्थिति से ज्योतिष यहां बेहतर बैठ पाती है। किंतु एक विशिष्टता जो हस्तरेखा में है, जब यमल बच्चे पैदा होते हैं, यानी कि जुड़वा जो बच्चे पैदा होते हैं, उनको आप कुंडली के थ्रू उनके भविष्य में अलग अलग देख पाना, ये ज्यादातर विद्वानों के बस की बात नहीं। बहुत कम ऐसे हैं जो कुंडली द्वारा ऐसा देख सकते हैं। किंतु हस्तरेखा में यहां बिल्कुल अलग बात है। दोनों जुड़वा बच्चों की हस्तरेखाएं एकदम अलग अलग तरह की होंगी। तो ऐसी स्थिति में उनके हाथ द्वारा उनके भविष्य को देखना, उनके हाथ द्वारा उनके चरित्र स्वभाव को समझना ज्यादा आसान होगा, ज्यादा सरल होता है, और उसमें किसी तरह की कोई कंफ्यूजन नहीं होती है। तो यहां जरूर हम देखेंगे तो हस्तरेखा ज्यादा बेहतर दिखाती है। इसी तरह तात्कालिक रूप से अभी थोड़े समय में क्या होने वाला है, इसे बेहतर तरीके से प्रेडिक्ट किया जा सकता है हस्तरेखा द्वारा। तो हस्तरेखा नजदीक होने वाली घटनाओं को लेकर बहुत बड़ा बदलाव दिखाती है। कभी कभी ग्रहों के सामंजस्य को समझने की दृष्टि से भी हस्तरेखा ज्यादा महत्वपूर्ण और ज्यादा आसान दिखाई देती है। किंतु क्योंकि हस्तरेखा में आप गंभीरता से कुंडली का अध्ययन तो घंटों बैठकर कर सकते हैं, लेकिन हाथ का अध्ययन आपको बहुत थोड़ी सी समय में करना होता है। तो इसलिए आमतौर पर लोग कुंडली की ओर ज़्यादा प्रेरित होते हैं, उसे सीखने की ओर ज़्यादा प्रेरित होते हैं। फिर अगर हम देखें कि प्राचीन ग्रंथों की उपलब्धता अगर देखें तो हस्तरेखा संबंधित प्राचीन ग्रंथ कम उपलब्ध हैं, उसमें बहुत सारी रिसर्च की आवश्यकता है। अभी उतना ज्ञान जो है, बहुत बड़ी मात्रा में ज्ञान और पुस्तकें प्राचीन काल में नष्ट हुई हैं। जबकि हम अगर बात करते हैं ज्योतिष की, तो ज्योतिष के संबंध में, हस्तरेखा के संबंध में तो बहुत सारे ग्रंथ नष्ट हो गए थे और अभी बहुत कम ही उपलब्ध हैं। लेकिन ज्योतिष के संबंध में प्राचीन से प्राचीन ग्रंथ भी उपलब्ध हैं और बहुत भारी मात्रा में हमारे पास ज्ञान अभी भी उपलब्ध है। हालांकि काफ़ी बड़ी मात्रा में वो भी नष्ट हुआ है, किंतु अभी भी बहुत बड़ी मात्रा में उपलब्ध है। और उसके बारे में एक तरह से कैलकुलेटिव तरीके हैं जिनके लेकर सीखा जा सकता है। इसी तरह से कंप्यूटर में ऐड करके उसकी हेल्प ली जा सकती है, जबकि हस्तरेखा में कंप्यूटर की हेल्प बहुत ज़्यादा कारगर नहीं सिद्ध हो रही। बहुत सी ऐप्स, बहुत से सॉफ्टवेयर डेवलप हुए हैं हस्तरेखा के संबंध में, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि वो एक्यूरेटली प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे। एक आध छोटी मोटी चीज़ों को छोड़ दें तो वो ठीक से बता नहीं पा रहे। हालांकि कुंडली को लेकर उनकी एक्यूरेसी ज़्यादा बेहतर हो सकती है। तो यहाँ दोनों में थोड़ा सा अंतर जरूर है। दूसरा, बहुत से लोग पूछते रहते हैं कि क्या हाथ को लेकर कुंडली बनाई जा सकती है। हाथ को लेकर कुंडली बनाई जा सकती है, पर मैं आमतौर पर ऐसा कहता हूं कि इसकी आवश्यकता ही क्या है। अगर आपको हस्तरेखा आती है तब हस्तरेखा से देख सकते हैं, अगर आपको जन्म कुंडली आती है तो जन्म कुंडली से देख सकते हैं। इन दोनों को मिक्स करने की आवश्यकता नहीं है, इन्हें बिल्कुल अलग अलग देख सकते हैं। हाँ, आप इतना कर सकते हैं, आप हाथ देखते हुए जन्म कुंडली की हेल्प ले सकते हैं, ताकि आप चीज़ों को ज़्यादा बेहतर समयबद्ध तरीके से बता सकें।
इसी तरह से आप जन्म कुंडली देखते हुए हाथ की हेल्प ले सकते हैं ताकि आने वाली बहुत महीन घटनाओं को देख सकते हैं। इसीलिए आमतौर पर परंपरा रही है कि जब एक ज्योतिषी को ज्योतिष सिखाई जाती है, आमतौर पर ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि उसे बहुविद्या ज्ञान होना चाहिए, यानी कि उसे ज्योतिष में कुंडली के बारे में पता होना चाहिए, उसे हस्तरेखा के बारे में होना चाहिए, उसे बहुत आवश्यक पता होना चाहिए प्रश्न शास्त्र के बारे में, उसे प्रश्न शास्त्र के बारे में पता होना चाहिए, उसे लक्षण विद्या के बारे में पता होना चाहिए और उसे शकुन विद्या के बारे में पता होना चाहिए। तो आमतौर पर ये 5 विद्याएं एक भविष्यवक्ता को आनी ही चाहिए। इन सबको जोड़कर यदि आप भविष्यवक्ता बनते हैं, इन सबको जोड़कर यदि आप भविष्य को जानने की कोशिश करते हैं, तो मैं मानता हूं कि शायद आप ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा एक्यूरेट तरीके से बता पाते हैं। बहुत छोटी छोटी महीन बातें भी आप आसानी से पकड़ लेते हैं यदि आप इस तरह के विद्या को कारगर होते हैं। लेकिन ये विद्याएं काम कब करेंगी? जब आप प्रत्यक्ष रूप से जाकर किसी से पूछते हैं, तब ये ज़्यादा बेहतर तरीके से काम करती हैं, क्योंकि लक्षण विद्या, शकुन विद्या, इनको आप नहीं देख सकते ऑनलाइन, इनका फ़ोन से तो नहीं देख सकते। वर्तमान में जो ट्रेंड आ गया है उस ट्रेंड के हिसाब से आमतौर पर चीज़ें ऑनलाइन ज़्यादा हो रही हैं, तो ऐसी स्थिति में उसे उतना पकड़ पाना, उतना बेहतर तरीके से पकड़ पाना निश्चित रूप से उतना आसान नहीं रह गया है। लेकिन फिर भी आप अगर ऐसी स्थिति में भी अगर आप देख रहे हैं तो आपको कुंडली और हस्तरेखा का तो सहायता मिल ही सकती है। कुंडली तो आप किसी भी तरह से प्रिडिक्ट कर सकते हैं, उसमें कोई व्यक्ति कहीं भी बैठा है, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। प्रश्न विद्या भी बहुत कारगर रही है ऐसे किसी ज्ञान में। तो मैं आपको आमतौर पर जो मुझे प्रश्न पूछा जा रहा था कई बार से, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि हम आपस में जोड़े नहीं, ये अलग अलग विद्याएं हैं, इन्हें साथ लेकर चला जा सकता है। और अगर आप इन्हें साथ लेकर चलते हैं तो ये ज़्यादा बेहतर रिजल्ट देती हैं। लेकिन कोई भी कम या ज़्यादा नहीं है कि कुंडली ज्योतिष ज़्यादा बेहतर है या हस्तरेखा ज़्यादा बेहतर है, ऐसा नहीं है। इन सभी विद्याओं के अपने अपने हिस्से और अपने अपने काम हैं, और अगर आप इन्हें साथ जानते हैं, आप इन सभी पंच विद्याओं को एक साथ जानते हैं, तो निश्चित रूप से आप ज़्यादा एक्यूरेट होते हैं। फिर अगर आपको वास्तु के संबंध में ज्ञान है तो कभी कभी वो भी फैक्टर काम कर रहा होता है, तो वास्तु के बारे में जानकारी भी आवश्यक है। अगली कुछ वीडियो में मैं आपको कोशिश करूंगा कि वास्तु के संबंधित बेसिक जानकारी भी दूं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में अगले विषय पर बात करेंगे। तब तक आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।